मैं तो सच कहूँ तो यहाँ सुनने आया था। मैं कल रात भी संजय भैया को ये बात कह रहा था कि भैया बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है, मैं तो सुनने में इंटरेस्ट रख करके आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि सभी जगहों पर क्या क्या काम हो रहे हैं। मुझे उसको सुन करके बहुत सारी बातों का आइडिया भी लगा और पिछले कुछ वर्षों में मैं इस बात से स्ट्रगल भी कर रहा था। जब लोग पूछते हैं कि भाई खेती की काम में हमको सहयोग चाहिए, मैं तो क्या जवाब दें। मैं तो सुभाष पालेकर जी को काफ़ी साल पहले सुना था, लेकिन अभी काफ़ी समय के बाद मुझे वापस उनसे मिलने का अवसर मिला है। इस साल भी कुछ लोग हरियाणा में हमसे पूछ रहे थे कि वे प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, किससे संपर्क करें। हैदराबाद के कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं, किससे संपर्क करें। बिजनौर में हमारा खुद का एक स्कूल है जहां हम लोग पिछले कुछ समय से ये सोच रहे हैं कि शिक्षा में क्या करें और कैसे करें। तो उस दृष्टि से मैं देखता हूं तो मुझे खेती के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल गए, शिक्षा में बहुत सारी बातों का पता चल गया, विकलांग लोगों के लिए जो काम हो रहा है उसका भी एक अनुमान बना। विवेकानंद जी खेती के बारे में और जो लोग सरकारी तंत्रों से परेशान और पीड़ित हैं अनेक कारणों से, उनका रिजोल्यूशन कैसे हो सकता है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें सुनने को मिली। तो मैं तो मानता हूँ मुझे बहुत पता मिल गया, और जब कभी जो जिस एरिया का मिलेगा उनको उधर की ओर कनेक्ट कर देने में बहुत अनुकूलता मिलेगी। वैसे ही संजीव भाई कल अर्थशास्त्र से और मुद्रा से संबंधित कई बात कह रहे थे, आपने भी कुछ बातें कही थी, उसको सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स की उन गहराइयों में कोई जाना चाहता है तो ये दो लोग हैं जिनको संपर्क किया जा सकता है और जिनसे उस पूरी बात को सुनी जा सकती है, की जा सकती है। मैं मानता हूँ कि सीखने समझने की ये प्रक्रिया खुली रहने से ही हमारी अगली पीढ़ी हमसे बेहतर हो सकती है और मैं प्रतिदिन बेहतर हो सकता हूँ। तो मैं इस बात को गैर महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आज हम कहाँ खड़े हैं। मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को मानता हूँ कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो हमारी विरासत बहुत अच्छी रही हो, अच्छी बात, लेकिन अगर किसी अच्छी विरासत की गिरती हुई संतान हम हैं तो हमको एक बार रुक के देखना चाहिए कि उस विरासत की प्रशंसा भर से काम चलेगा या अपनी दिशा बदल के उसको कुछ बेहतर करने के लिए भी करेंगे। तो मैं तो उस पक्ष से सोचने वाला व्यक्ति हूँ, और इस पक्ष से सोचने की एक शर्त मैं ये मानता हूँ कि समाज में समस्याएं हैं, ये तो हम सब देख लेते हैं। इन समस्याओं में दूसरे को क्या करना चाहिए ये भी ज़्यादातर लोगों को पता है। आप पूछिए किसी सड़क पे भी खड़े होकर के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, सब बता देगा क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से कठिन प्रश्न ये है कि जो आज की परिस्थिति है उसको सार्थक दिशा में मोड़ने में मेरी खुद की भूमिका क्या होगी। सिर्फ ये शिकायत करने के लिए हम बने हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, या उसको सार्थकता की ओर मोड़ने में अपना कुछ योगदान भी हमारा बनता है। परिस्थितियाँ कठिन हैं, ये हम सबको पता है, किसे नहीं पता है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ आए हुए जो अलग अलग काम कर रहे हैं, ये खुद भी अपनी बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत चुनौतियाँ होगी, कुछ परिवार के स्तर की चुनौतियाँ होगी, कई सारी सामाजिक चुनौतियाँ हैं जिससे हम सब जूझ करके किसी तरह रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ऐसे लोगों को क्रिटिसिज्म करने से ज़्यादा बड़ा अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी सारी विपरीतताओं के बावजूद भी अगर आदमी कुछ आगे बढ़ने की तरफ काम कर रहा है तो मेरी भूमिका उसको सपोर्ट या सहयोग करने की होगी, या जो उसकी कमियां हैं सिर्फ उतने की शिकायत करने भर की होगी। और अगर कमियां हमको दिखाई भी देती हैं तो क्या उन कमियों को पॉइंट आउट कर देना भर ही समाधान है, या उसमें अपनी कुछ सार्थक भूमिका भी बनती है कि हम एक सहयोगी हाथ बढ़ा करके धीरे धीरे उसको बाहर निकलने में मदद कर सकें। तो समस्या पहचाने बहुत अच्छी बात है। एक आदमी गड्ढे में गिरा हुआ है, गिरे हुए आदमी को ही पता होता है कि वो गड्ढे में गिरा हुआ है, ये बता देने भर से वो निकल जाता है ऐसा मुझे नहीं दिखता है। निकलने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है एक सपोर्टिंग हैंड की, और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें से वो बाहर निकल सकता है, उस प्रक्रिया को बताने की और उसमें अपनी भूमिका सहयोगी के रूप में अदा करने की। मैं तो उस जगह से चीज़ों को सोचता हूँ। आज अगर मैं अपनी स्थिति देखूँ तो ये दिखाई देती। उस दृष्टि से देखेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में भारत जी कुछ कहने कह रहे थे। मैं तो पहली बात यही कहूँगा कि व्यवस्था ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं, जिसको हम पुष्ट करना चाहते हैं, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में तो जिसको हम बदलाव करना चाहते हैं वो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था है। यहाँ भी जब कभी व्यवस्था में चीज़ें चल रही होती हैं हम उसको बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, न कि उसको उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और जब कभी अव्यवस्था शुरू हो जाती है लगता है कुछ इंटरवेंशन करके इसको व्यवस्था की तरफ मोड़ा जाए।
तो मेरी दृष्टि में तो जो चल रहा है वो अव्यवस्था है, उसको बदल के व्यवस्था में लाने की पहले तो ज़रूरत है, फिर उस व्यवस्था के दिनों दिन बेहतर और पुष्ट होने की ज़रूरत है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं मानता हूँ कि ये संभव है। 30 साल पहले के मोबाइल को देखेंगे ना, मोटरोला के हथौड़े जैसे मोबाइल आते थे जो सिर फोड़ने के भी काम आ सकते थे। आज के मोबाइल को देखिए, 30 साल में ये स्थिति हो गई है कि मैं बार बार कहता हूँ कि 2003 में जब मैं IIT कानपुर गया था ना, हमारे कंप्यूटर में 40 GB का हार्ड डिस्क था और 512 MB का रैम था। अगर 512 MB और लगा के हम 1 GB बना लेते थे तो हम अपने कंप्यूटर को सबसे फास्ट मानते थे। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसका हार्ड डिस्क 40 GB से ज़्यादा है, 64 होगा, 128 होगा, 256 होगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसका रैम 1 GB से ज़्यादा है, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। जब मोबाइल के क्षेत्र में हम दिनों दिन प्रगति कर सकते हैं तो व्यवस्था निर्माण की तरफ हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे उसमें नहीं होने का कारण सिर्फ एक लगता है कि अगर एक ही आदमी कोई मोबाइल की उस टेक्नोलॉजी को जो 96 में उसने ढूंढा था, अगर अपने घर में बांध के रखा होता और खुद ही वो उस पर काम कर रहा होता तो ये मोबाइल इतने इम्प्रूव नहीं होते। सामूहिक रूप से हम सब ने मिलकर के उस पर काम किया है तो उसका वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। और ये इम्प्रूवमेंट इतना अधिक है कि अगर आप 30 साल पहले देखेंगे ना, कम से कम 50 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते होंगे जो आज एक मोबाइल में। ठीक, लोगों के हाथ से घड़ी गायब हो गई है, ठीक, क्योंकि टाइम देखने के लिए मोबाइल है। कैमरा ख़त्म हो गया है, मोबाइल है। हमारे समय में कैमरा होना बहुत फैशन की बात मानी जाती थी, ख़त्म हो गया, दिखाई नहीं देता लोगों के हाथ में। ट्रांजिस्टर और वॉकमैन लेके लोग घुमा करते थे, ख़त्म हो गया। ठीक, नोटपैड का ज़माना ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि उसमें लिखते जा रहे हैं। आप गिनते जाइएगा, कैलेंडर का एक एक करके गिनिएगा, 50 चीज़ें आपको दिखाई देगी, कैलकुलेटर जैसी, कैलेंडर जैसी, गिनते जाइए, स्टॉप वॉच जैसी, जो सब एक मोबाइल में आ गए, सब एक मोबाइल में आ गए। गिनते जाइए ना, आप 50 गिना सकते हैं। ये सब एक मोबाइल में आ गया हमारे सामूहिक प्रयास की बदौलत। जी हाँ, और क्या, ऐसा ही है। तो ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ हम एक दूसरे का टांग नहीं खींच रहे हैं। कई मामलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे, लेकिन रिसर्च में कम से कम सपोर्ट करके रखे हैं तो यहाँ पहुँचे हैं। अगर वहाँ भी सपोर्ट करना बंद कर देंगे, वही दुर्दशा होगी जो बाकी जगहों पर हो रही है। इस दृष्टि से देखेंगे तो अब मैं इस पर बात शुरू करूँगा कि मेरी दृष्टि में व्यवस्था का अर्थ क्या है। थोड़ी देर पहले ही कई सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि मूल में एक मानव को देखेंगे तो सुखी होना चाहता है, तृप्त होना चाहता है, संतुष्टि चाहता है। उसी तरह से शरीर के संदर्भ में देखेंगे तो मानव स्वस्थ रहना चाहता है, कोई मानव बीमार रहना नहीं चाहता। इसी तरह से सुविधा के संदर्भ में देखेंगे तो मानव प्रोस्पेरिटी चाहता है, समृद्धि चाहता है। तो मेरे हिसाब से व्यवस्था वो चीज़ है जो हर मानव के सुखी होने को, स्वस्थ होने को, समृद्ध होने की जो मूल कामना हर मानव की है, उसको पूरा करने का अवसर देती है, प्रोत्साहन देती है, संरक्षण देती है। तो व्यवस्था है, नहीं तो काहे की व्यवस्था है। तो मूल रूप में जो मानव की कामना है ही एक सुखपूर्वक जीने की, एक स्वस्थ जीवन जीने की, और सुविधा के मामले में समृद्धि को, प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने की, ये हैप्पीनेस, ये हेल्थ, ये प्रोस्पेरिटी जो हमारी फंडामेंटल कामना के रूप में है ही, उसको सर्व मानव के पूरा होने की सुलभता हो सके, अवसर हो सके, प्रोत्साहन हो सके, संरक्षण हो सके, ये व्यवस्था का मतलब है। अगर ये है तो व्यवस्था है, अगर ये नहीं है तो तथाकथित व्यवस्था के नाम पर कोई अव्यवस्था है। इस रूप में देखेंगे तो ये समझ में आता है कि व्यवस्था होने की एक मौलिक पहचान ये दिखाई देगी कि मानव अपने में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को सुनिश्चित किए हुए। हमारे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की एक मौलिक पहचान ये दिखाई देती है कि जब भी हम खुद आराम में होते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, तो परस्परता में दूसरे मनुष्य को भी सुखी समृद्ध होने में हम सहयोग कर पाते हैं। इस रूप में हमारा परस्परता में अभय का, विश्वास का, स्नेह का, मैत्री का, सहयोग का एक वातावरण बनता है। अगर हम खुद ही अंदर दुखी हैं, परेशान हैं, दरिद्र हैं, अभाव में हैं, बहुत कम संभावना है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। जो मेरे पास है नहीं, उसको आपको देने की संभावना भी कहाँ से पैदा होती है। तो मानव अपने में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करके जब परस्परता में दूसरे मनुष्य के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य में सहयोगी हो पाता है,
तो समाज में एक अभय का, विश्वास का, मैत्री का, सहयोग का, सहकारिता का वातावरण बनता है। ऐसे ही मानव अपनी आवश्यकताओं को पहचान करके प्रकृति की जो संतुलन की व्यवस्था है उसका ध्यान रख के जब उत्पादन करने जाता है, प्रकृति के साथ जीने जाता है, तो अपनी समृद्धि को तो सुनिश्चित करता ही है। इस पूरी जो प्रकृति है, मानव के अलावा जो ये पूरी प्रकृति दिखाई देती है, उसके साथ भी संतुलन को, परस्पर पूरकता को, म्यूचुअल फुलफिलमेंट को इंश्योर कर पाता है। तो प्रकृति का जो साइकिल है नेचुरल रूप में, एक आवर्तनशीलता का, एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट का जो साइकिल है ही, उस साइकिल को पहचान करके मानव उसमें भागीदारी कर पाता है, तो अपनी भी प्रोस्पेरिटी को इंश्योर कर पाता है और नेचर को भी दिनों दिन बेहतर बनाने में योगदान कर सकता है, खराब करना तो छोड़िए। और ये बात प्रकृति में दिखाई देती है। पेड़ पौधे हवा, पानी, मिट्टी को बेहतर बनाते हैं, न कि खराब करते हैं। हवा, पानी, मिट्टी से ही पोषण पाते हैं पेड़ पौधे और लौट करके उस हवा, पानी, मिट्टी को बेहतर बनाते हैं। कल आदरणीय सुभाष पालेकर जी इसी पर बात कर रहे थे कि जंगल में कोई हम खाद देने जाते हैं क्या? जंगल के मिट्टियाँ अगर मजबूत हो रही हैं तो वह जो पेड़ पौधे हैं उनके अवशेषों से ही पा करके हो रही हैं। ऐसे ही आप पशु पक्षियों को भी देखेंगे जो उसी हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे पर पलते हैं, लौट करके उसी हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और को अलग अलग तरह से सहयोग देते हैं। कल इस पर भी सुभाष पालेकर जी बता रहे थे कि भाई 1 एकड़ गोबर को अगर देखें, एक गाय के गोबर को अगर देखें जो 10 केजी गोबर एक दिन में वो दे देती है, 10-11 केजी, 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त। तो ये दिखाई देता है कि प्रकृति में परस्पर पूरकता का, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का एक स्पेस है ही, आदमी को हटा के देखते हैं तो। और एक सामान्य जंगल में ये दिखाई भी देता है कि ये हवा, पानी, मिट्टी, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी एक दूसरे के सहयोगी और पूरक होकर रह रहे हैं। कोई हम उनको रखने जा रहे हैं ऐसा नहीं। मानव की एंट्री के साथ देखते हैं तो ये बात दिखाई देती है कि ये हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदमी के लिए तो पूरक है ही, कॉम्प्लीमेंट्री है ही। हम आज भी जितने रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से ही आ रहा है, इसी शेष प्रकृति से ही आ रहा है। मैं बार बार आजकल के बच्चों से पूछता हूँ कि ये बताओ कि दूध जो है वो अमूल और मदर डेयरी से आता है कि गाय देती है? ये पहचानना जरूरी है, ठीक। अगर सटीक सवाल पूछिए तो बच्चे सटीक जवाब दे देते हैं। ये पहचानना जरूरी है। ये जो फर्नीचर, कुर्सी, टेबल हम लगा के रख लिए हैं, हमको लगता है दुकान से आता है। ये फर्नीचर जो हम लकड़ी का बना के रख लिए हैं, लोहे का बना के रख लिए हैं, ये दुकान से आता है या ये लकड़ी और लोहा हमको प्रकृति से मिलता है? इस फंडामेंटल बात को समझना जरूरी है। एग्जैक्टली। और कोई सोर्स ही नहीं है उसके आने का। प्रकृति और मानव श्रम यही सोर्स है। वेरी ट्रू, परफेक्टली एग्री हूँ मैं आपके साथ। तो ये समझना जरूरी है कि मानव जब इस प्रकृति के साथ अपने संतुलन को, अपनी भूमिका को, अपनी भागीदारी को पहचान करके जीता है तो इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में परस्पर पूरकता का, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का, सहअस्तित्व का निर्वाह कर पाता है। पलट के अगर आप अपनी कामना को भी देखने जाएं, मैं तो छोटे बच्चों से भी पूछ करके देखता हूँ कि तुम्हारी मूल कामना क्या है, प्रकृति के साथ व्यवस्थित होकर जीने की या अव्यवस्था पैदा करने की? जब व्यवस्था रहती है तब तुमको अपने अंदर शांति, आराम और संतोष महसूस होता है, या जब अव्यवस्था दिखाई देती है तब अपने अंदर शांति, आराम, संतोष महसूस होता है? उत्तर बहुत साफ है। अव्यवस्था में जिस क्षण भी हमको रहना होता है वो कहीं ना कहीं हमारी बेचैनी का, हमारी परेशानी का, हमारे अंतर्विरोध का कारण बनता है। एक आदमी हमको आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि अव्यवस्था में रह के हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमको तो नहीं मिला। देखना चाहिए उसको बात करके। यहाँ तो कम से कम पूछ के देख सकते हैं। देखिए, कहीं भी आप आदमी से पूछिए ना, अव्यवस्था में तो एक आदमी एक क्षण के लिए भी रहने को पसंद नहीं करता। मजबूरी हो, बाध्यता हो, ये एक अलग बात है, लेकिन इस मुद्दे पर मैं अभी नहीं जाता। यहाँ के लिए तो क्लियर है ना, उसी से आगे बढ़ लेते हैं। तो व्यवस्थित होने का मतलब है एक मानव की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य का सुनिश्चित होना, दूसरे मनुष्यों के साथ समाज में जीते हुए अभय का, विश्वास का, मैत्री का, सहयोग का वातावरण हो पाना,
और इस पूरी प्रकृति अस्तित्व के साथ जीते हुए परस्पर पूरकता का, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्रीनेस का निर्वाह कर पाना, ये व्यवस्था के लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। तो जो हम मानव की कामना है ही उसके लिए अनुकूलता, अवसर, प्रोत्साहन, संरक्षण, वातावरण ये प्रोवाइड करना व्यवस्था का काम है। अगला प्रश्न ये बनता है कि अगर ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, हमारी भागीदारी, भूमिका उसमें क्या बनती है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो 5-6 आयाम पर मैं एक एक करके बात करना चाहूँगा। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उत्पादन पर, विनिमय या एक्सचेंज पर, न्याय की प्रणाली पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, इतने मुद्दों पर मैं जो समय है उसमें थोड़ी थोड़ी बात कर देता हूँ। बात तो एक एक मुद्दे पर बहुत विस्तार से हो सकती है, और मैं कुछ भी कहने के पहले ये कह दूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अंतिम समाधान है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये समाधान पर चर्चा करने का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से हम बात को शुरू कर सकते हैं। तो ये कोई फाइनल सॉल्यूशन है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, मैं इस जगह पर नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस जगह पर ज़रूर बात कर रहा हूँ कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में, विनिमय या एक्सचेंज में, न्याय में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बातें होने की ज़रूरत है, उस पर चर्चा तो शुरू। तो शिक्षा की जगह से देखेंगे ना, तो पहली चीज़ हमको यही दिखाई देती है कि आज की शिक्षा प्रधानता से आदमी को नौकरी करने के लिए तैयार करती है। आईआईटी जैसी जगहों पर भी खड़ा होकर के देखिए कि शिक्षा की उपलब्धि क्या है, नौकरी लग गई और कितने लाख की लगी, यही उपलब्धि। दुर्भाग्य की बात उसमें भी दिखाई देती है कि अपनी नौकरी 25 लाख की लगी हो ना, और बगल वाले की 30 लाख की लग जाए, अपना 25 लाख का नौकरी बेकार लगने लगता है उसी पढ़ाई में, जबकि अपना एक पैसा कम नहीं हुआ है, अभी वही 25 लाख मिलेगा, वो 24 नहीं हो गया। तो इस पूरी शिक्षा में तो ये बात दिखाई देती है कि आदमी सुविधा को कमाने के कुछ लायक हो पाता है, वो भी अगर ठीक से देखिएगा ना तो नौकरी की मानसिकता के लायक हो पाता है, न कि उत्पादन की मानसिकता बनती। तो मेरे हिसाब से शिक्षा में कम से कम अगर देखिएगा तो 3-4 चीज़ों को शिफ्ट होने की ज़रूरत है। नौकरी की मानसिकता के बदले उत्पादन की मानसिकता का हो पाना, प्रोडक्शन की मानसिकता का हो पाना, चाहे वो खेती से करे, चाहे गौपालन से करे, चाहे कुर्सी बना के करे कि घर बना के करे, उत्पादन की मानसिकता का होना शिक्षा में मूलभूत आवश्यकता है। इसके साथ दूसरी बात देखेंगे ना तो ये दिखता है कि सिर्फ सुविधा से आदमी की ज़िंदगी नहीं चलती है, आदमी के जीने के और भी बहुत आयाम हैं। हम लोग अपने परिचय शिविरों में बार बार ये बात कहते रहते हैं कि हमको गर्मी लगती है ना, हम एसी लगा के, पंखा लगा के, कूलर लगा के गर्मी की प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। बैठने की जगह नहीं हो, हम गद्दे बिछा के, कुर्सी लगा के, सोफ़ा लगा के उस प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। लेकिन उसी एसी कमरे में, उसी बढ़िया सोफे पर बैठे हुए जो हम 4 लोग बैठे हैं, अगर एक दूसरे के साथ ईर्ष्या हो, विरोध हो, मनमुटाव हो, घृणा हो, नफरत हो, तो हम उसी एसी कमरे में, उसी सोफे पर बैठे हुए आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? बीमार हो जाएंगे। एक एसी और लगा देने से ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी क्या? सोफ़ा थोड़ा महंगा खरीद के ले आएंगे तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी क्या? घर आपका गांव में हो, उसको उठा के शहर के बीच मोहल्ले में 3 BHK का कमरा खरीद लेंगे तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी क्या? नहीं होगी। उत्तर साफ है। तो ये दिखना जरूरी है कि संबंध में भाव और व्यवहार का ठीक होना भी आदमी की एक मूलभूत आवश्यकता है, जो सुविधा से नहीं पूरी होती है। तो शिक्षा में संबंध को समझने की, संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भावों को समझने का और उसको जीने का योग्यता विकसित करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर वो नहीं करेंगे तो 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जब हमारा बच्चा होकर के, बड़ा होकर के परिवार और समाज में जीने जाएगा तो समस्या बनेगा कि समाधान बनेगा? जिस काम के लिए हम तैयारी ही नहीं कर रहे, होमवर्क ही नहीं कर रहे, समय और प्रयास ही नहीं लगा रहे, वहाँ आफत झेलेगा कि नहीं झेलेगा? मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ कि आप एक बच्चे को बचपन से ना स्कूल भेजिए, ना घर में पढ़ाइए, उसको अंग्रेजी मत सिखाइए, गणित मत सिखाइए, विज्ञान मत सिखाइए, ना घर में सिखाइए, ना स्कूल में सिखाइए, ठीक, ना अल्टरनेटिव कोई सोर्स दीजिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आ जाएगी क्या? 10th बोर्ड में 15 साल का उम्र होने के बाद उसको बैठा देंगे तो वो पास कर जाएगा क्या? उत्तर बहुत साफ है ना। तो संबंध पूर्वक जीने की शिक्षा का होना आदमी के लिए ज़रूरी है, और सुविधा कितनी भी अधिक हो जाए उससे संबंध पूर्वक जीना नहीं आ जाता है हमको।
नहीं आ जाता है। तो एसी बदल लेने से, सोफ़ा बदल लेने से, घर बदल लेने से व्यवहार और भाव ठीक नहीं हो जाते। और आप अपने से ही पूछ के देख लीजिए कि परस्परता में एक दूसरे के साथ जीते हुए आपको विश्वास का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या अविश्वास का? सम्मान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या अपमान का? स्नेह का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या विरोध का? प्रेम का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या घृणा का? उत्तर साफ है ना? मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े सवालों के उत्तर हैं ना, वो आदमी थोड़ा सा अपने में ध्यान देने जाए तो साफ साफ दिखाई देता है। समस्या उत्तर की नहीं है, समस्या सही शिक्षा के अभाव की है। तो शिक्षा में एक दूसरा आयाम जो दिखता है ना, वो संबंध में भावपूर्वक जीने की शिक्षा का दिखता है। ऐसे ही शिक्षा का एक आयाम ये भी दिखता है कि आदमी को अगर अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य क्लियर ही नहीं हो, कार्यक्रम क्लियर ही नहीं हो, अपनी सुविधा की आवश्यकता क्या है उसी का पता नहीं हो, पूरकता के साथ प्रकृति में जीते हुए उसका उत्पादन कैसे कर सकते हैं इसी का पता नहीं हो, व्यवस्थित समाज के स्वरूप का पता नहीं हो, उसमें अपनी भागीदारी कैसे करें इस बात का पता नहीं हो, आदमी चाहते न चाहते हुए भी गलती करता ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं मानव अपने को व्यवस्थित रखने की कैसे रख सकता है इस बात की समझ होना, परिवार में संबंधों में कैसे ठीक जी सकता है इस बात की समझ होना, समाज में व्यवस्था में कैसे सार्थक भागीदारी को कर सकता है इस बात की समझ होना, और इस पूरे प्रकृति पूरे अस्तित्व के साथ संतुलन को समझ करके भागीदारी करना, ये समझना आदमी की मूलभूत आवश्यकता दिखाई देती है। समझ के बिना हम शरीर को स्वस्थ रखना तो चाहते हैं, रख नहीं पाते। आज जो ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं वो सुविधा के अभाव से बीमार नहीं हो रहे। ये ब्लड प्रेशर, ये कोलेस्ट्रॉल, ये डायबिटीज़, ये जो प्रॉब्लम आज के दिन दिखाई दे रही है ना, ये भूखमरी के कारण नहीं दिखाई दे रही है, खाने का अभाव है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि हम ज़्यादा खा रहे हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो शरीर स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि समझना आदमी की एक मूलभूत आवश्यकता है। एग्जैक्टली तो ये ज़रूरी है, शिक्षा की जगह से देखिएगा ना तो ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। आगे देखिएगा तो ये तो शिक्षा की वस्तु के बारे में मैंने बात कही कि क्या शिक्षा में होना चाहिए और हो क्या रहा है। प्रोसेस को देखेंगे, प्रक्रिया को देखेंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या है। मेरा इतने दिनों का अनुभव ये कहता है कि शिक्षा संबंध पूर्वक स्नेह और मैत्री के भाव के साथ, अपनेपन के साथ दूसरे को अपने से बेहतर बनाने की दृष्टि से किया गया सहयोग है कि नहीं? हाँ, रिपीट कर देता हूँ। शिक्षा की प्रक्रिया को देखिए ना, आप दूसरे से सीखने समझने को कब तैयार होते हैं? जब वो स्नेह, मैत्री, संबंध और सहयोग के साथ आपको कुछ बताता है, या जब आपको पहली लाइन से अपमान, द्वेष और विरोध से प्रस्तुत होता है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा की प्रक्रिया को देखेंगे तो स्नेह पूर्वक, मैत्री और संबंध के साथ अगला हमसे आगे बढ़ सके, इसके लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। मैं तो मानता हूँ मेरी शिक्षा तब सफल है, मेरा कहना तब सफल है जब जो मैंने 20 साल में सीखा वो 2 साल में अगली पीढ़ी को बता दूँ, तब तो उसका कोई मतलब है जी। हम आपको भी 20 साल अगर वैसे ही घास छीलना पड़े जैसे हमने छीला तो काहे की शिक्षा? अगर आदरणीय सुभाष पालेकर जी ने 30 साल 40 साल काम करके खेती में कुछ पाया है, ठीक, तो अगले को बताने में 30 साल और 40 साल लगेंगे क्या? और अगर लगता है तो शिक्षा व्यर्थ है, और अगर अगली पीढ़ी उससे बेकार तैयार होती है तो शिक्षा निश्चित रूप से व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का मतलब यह है, प्रक्रिया स्नेह के साथ, मैत्री के साथ, संबंध पूर्वक उस बच्चे के टैलेंट को, योग्यता को पहचान करके कदम दर कदम वो आगे कैसे बढ़ सकता है, उसमें अपनी भूमिका को अदा करने की है, ताकि वो अगली पीढ़ी हमसे बेहतर हो सके। और मूल में देखिएगा तो कामना भी हमारी यही है। एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा उनसे आगे बढ़ सके, कि नहीं? एक सच्चा शिक्षक भी यही चाहेगा कि उसका छात्र उससे आगे बढ़ सके। हम सिर्फ इतना ही बात कह रहे हैं कि ये बात जो एक अपने बच्चे के लिए या अपने छात्र के लिए सोच रहे हैं, ये अंततोगत्वा समाज के हर बच्चे और हर छात्र के साथ अपनापन को देख करके हम सोच सकें, इतना ही परिवर्तन का ज़रूरत है। तो शिक्षा की वस्तु प्रक्रिया पर मैं बात को यहाँ रोक लेता हूँ, बातें तो और भी इसमें की जा सकती हैं। लास्ट बात जो मैं कहूँगा इसको क्लोज़ करने के पहले वो ये कि हमारी दृष्टि में शिक्षा तो एक शिक्षा का या जो ज्ञान का काम है ना, ये तो सर्व मानव को सुलभ होने की ज़रूरत है।
ये पैसे वाले ही कर सकें और बिना पैसे वाले नहीं कर सकें, ये तो समाज के साथ अन्याय है। तो कहीं ना कहीं सही शिक्षा का अवसर तो हर मानव के पास उपलब्ध होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी समाज की बनती है कि वो अगली पीढ़ी के हर संतान को सार्थक शिक्षा कैसे उपलब्ध कर सके। और अगर एक भी बच्चे को सार्थक शिक्षा नहीं मिल रही है तो अपने परिवार की दृष्टि से भले हम अपराध कर रहे हो या नहीं, समाज की दृष्टि से हम निश्चित रूप से अपराध कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा आगे बढ़ सकता था, जो बीज आगे वृक्ष बन सकता था, हमने उसको बीज की जगह पे ही कुचल दिया। और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि समाज में अगर हम किसी को नहीं बेहतर होने में सहयोग कर रहे हैं, कल को वो अपराधी बनने वाला है, कल को वो हमारे ही घर पर हमारे ही बच्चों के ऊपर पत्थर फेंकने वाला है। ठीक, ये समझना हमको ज़रूरी है कि ये चीज़ें इतनी जुड़ी हुई हैं कि हम टुकड़े में काट करके चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते। ये ऐसा है कि समुद्र में चलती हुई नाव में ना कोई भी आदमी छेद करे, डूबेगा तो सब डूबेगा। आज तो हमारी धरती उस जगह पे पहुंच गई है कि पॉल्यूशन आप पैदा करें कि हम पैदा करें, ये गैर महत्वपूर्ण है। रेट ये हो गया है कि कोई भी देश अगर उस काम को कर रहा है जिससे धरती का लेवल खराब हो जाए, पर्यावरण खराब हो जाए, तो हम सब साथ मरेंगे जी। वी आर सिंकिंग, वी आर ट्रेवलिंग ऑन द सेम बोट। तो ऐसा नहीं है कि छेद आप करेंगे कि हम करेंगे, छेद कोई भी करे, डूबना सबको है। एग्जैक्टली तो शिक्षा की बात को मैं रोक लेता हूँ, स्वास्थ्य पर आता हूँ। स्वास्थ्य के डायमेंशन में देखेंगे ना, तो एक प्रश्न मैं बार बार सबसे पूछता रहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। बार बार आप बीमार पड़ें, बढ़िया एम्बुलेंस की सुविधा 3 सेकंड में आपको उपलब्ध हो जाए, 100 मीटर पर हॉस्पिटल उपलब्ध हो, वहाँ जाके अपना ऑपरेशन करा के घर लौट आएँ, अगले 6 महीने बाद फिर यही प्रक्रिया दोहराते रहें, ये चाहते हैं या हमारा शरीर स्वस्थ रहे ये चाहते हैं? उत्तर तो साफ है ना। तो हमको ये समझना ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपसे ही पूछ लेता हूँ, स्वस्थ रहने की दृष्टि से हॉस्पिटल होना महत्वपूर्ण है या अपना आहार, अपना विहार, अपनी दिनचर्या, अपना रोज़ का जीना वो ठीक होना महत्वपूर्ण है? जी उत्तर साफ है ना। ठीक, और दुर्भाग्य की बात है, पूरे MBBS के 4 साल 5 साल के कोर्स को निकाल के देख लीजिए, बीमारियों के इलाज पर हम 200 बात करते हैं, स्वस्थ रहने पे क्या बात करते हैं? ठीक, कौन सा डॉक्टर है आज के दिन जो समाज में स्वास्थ्य को लेके काम कर रहा है? बड़ी मुश्किल से कोई होंगे। जब ये जनरल स्टेटमेंट कहे जाते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों को देख के कहे जाते हैं, अपवाद जरूर होंगे, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामान्य रूप से चल रहा है उसी अर्थ में बातों को लिया जाए, अपवाद को अपवाद की तरह ही देखा जाए। तो ये दिखाई देता है कि स्वस्थ रहने की दिशा में पहला मूलभूत बात है अपने आहार को, अपने विहार को, रहन सहन को, दिनचर्या को पहचानना और उसको अपने जीने में ठीक करना। ठीक, ऐसे ही इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा आता है कि अगर हम आहार को ठीक करने की बात करेंगे तो हमारा भोजन, हवा, पानी ये सब शुद्ध रहे और उसकी उत्पादन की प्रक्रिया शुद्ध रहे, ये ज़रूरी है। नहीं तो अगर जहर उगाया हुआ दिया जा रहा है तो हम खाएंगे क्या? अभी कई बार हमको लगता है कि पैसे से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर बाज़ार में शुद्ध घी उपलब्ध नहीं हो, पैसा आपको क्या दिला देगा? अगर कोई देसी गाय नहीं पाल रहा हो, हज़ारों रुपया में भी आप 1 लीटर देसी गाय का दूध पा सकते हैं क्या? ये समझना ज़रूरी है कि पैसा हमको वस्तु नहीं दिला रहा है, कोई आदमी जिम्मेदारी पूर्वक उत्पादन करता है, उससे हमको वस्तु मिलती है। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में फंडामेंटल मुद्दा दिखाई देता है अपने आहार विहार को, अपनी दिनचर्या को, अपने रहन सहन को, अपनी ऋतुचर्या को व्यवस्थित करना। इसी के साथ दूसरी बात ये भी दिखाई देती है कि हर मानव शरीर एक निश्चित श्रम करने के लिए बना हुआ है। मैं अभी थोड़े समय पहले किसी योग संयोग के तहत एक नर्मदा यात्रा में था। मुझे ये दिखता था कि रोज़ 35-40 किलोमीटर चलने के बाद ना जो भूख लगती थी, उसमें वो जो सूखी रोटी भी हमको मिल जाती थी इतनी मोटी सी पतले दाल के पानी के साथ, उसमें भी उतना स्वाद था जो लौट करके जितनी मिठाइयाँ मैं खा रहा हूँ उसमें भी नहीं मिलता है। उस सूखी रोटी, और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और बाकी सबका, उस सूखी रोटी और पानी के दाल में भी वो स्वाद था जो आज हमारे को इस भोजन में नहीं दिखाई देता है। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि स्वाद की दृष्टि से भी ना भूख होना महत्वपूर्ण है, न कि भोजन का 56 प्रकार का होना महत्वपूर्ण है। स्वाद भूख में छिपा है, भोजन की वैरायटी में नहीं, प्रधानता से।
मैं दूसरे साइड को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पहले बता दूँ। और वो भूख लगने के लिए शरीर से श्रम होना सबसे पहली ज़रूरत है। जितना हाथ पैर मोड़ के हम बैठे रहते हैं, शरीर में भूख लगने का ही काम नहीं होता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि शरीर में जो ताकत आती है ना, वो अच्छा खा लेने से नहीं आती है, अच्छा खाने के बाद उसके पचने से ताकत आती है। क्योंकि अगर वो पचने की कैपेसिटी नहीं हो, पचाने की कैपेसिटी नहीं हो आपके शरीर में, तो कितना भी अधिक खाएंगे वो या तो बाहर निकलेगा या कचरे के रूप में आपके शरीर में जमा होकर ही आपको तकलीफ देगा। ठीक है, आपको तकलीफ देगा, स्वास्थ्य को और ख़राब करेगा। तो मेरी दृष्टि में स्वास्थ्य का जो फंडामेंटल जगह है, बीमारी का इलाज नहीं है, स्वस्थ रहने की कला सीखना स्वास्थ्य का फंडामेंटल जगह है। और उसके लिए आहार का, विहार का, दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, श्रम का, आसन प्राणायाम का, व्यायाम का महत्व है। अगर श्रम करने का जगह नहीं मिल रहा हो तो कम से कम आसन प्राणायाम ही कर ले। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि श्रम करने का कुछ अवसर हो ताकि आदमी काम भी कर सके और प्रकृति से कुछ उत्पादन के रूप में वस्तु भी मिल सके। मैं तो उसका पक्षधर हूँ। लेकिन अगर वो अवसर अनुकूलता नहीं हो तो कम से कम व्यायाम करके ही ठीक कर ले, डॉक्टर के पास क्यों जाए जी। तो स्वास्थ्य के बारे में मुझे इतनी बात कहनी थी। और मेरी दृष्टि में तो स्वास्थ्य का काम भी अगर इस दृष्टि से देखिएगा तो एक ऐसा काम है जो हर आदमी को उपलब्ध होने की ज़रूरत है और फ्री में उपलब्ध होने की ज़रूरत है। लास्ट बात मैं इसमें कह के क्लोज करूँगा कि अगर बीमारी हो ही जाती है और इलाज ही करना पड़े तो हमको देखना चाहिए कि जो हमारे घर परिवार में सामान्य रूप से आहार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, ठीक, अनेक तरह के मसाले उपलब्ध हैं, अनेक तरह की वस्तुएं उपलब्ध हैं, ये हवा पानी मिट्टी हमारे पास उपलब्ध है, आसपास के पेड़ पौधे की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं, क्या इनसे इलाज को हम कर सकते कि नहीं कर सकते? वो कला हमारे पास हो, उसका संवर्धन संरक्षण प्रोत्साहन हम कर सकें। वो कला नहीं हो, हम में से कुछ लोग उसमें अपने को इन्वेस्ट करके धीरे धीरे उन कलाओं को विकसित कर सकें। कम से कम इतिहास इस बात को तो बताता है कि वो कलाएं संभव हैं। आज भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में अनेक तरह के प्रयोग कर ही रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि उनसे सारी चीज़ें ठीक होती हैं कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आदमी उस दिशा में प्रयास करेगा तो आगे तो बढ़ ही सकता है। जी हाँ जी।